नमस्कार दोस्तों, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और ऐसे में आप सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, इसी कामना के साथ स्वागत है आप सभी का स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। मैं हूं आदिति शर्मा। बता दें कि सर्दियों की अपनी खासियत तो होती ही है, लेकिन एक सच ये भी है कि सर्दियां अपने साथ बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आती है। हाई ब्लड प्रेशर, नाक का बहना, लगातार गले में खराश और श्वसन संक्रमण होने की आशंका काफी बढ़ जाती है। दमा रोगियों के लिए जहां ये मौसम काफी तकलीफदायक होता है, तो ठंड के बढ़ते ही जोड़ों में दर्द जैसी समस्याएं भी देखी जा रही हैं। वैसे भी कमोबेश ही नहीं, कोरोना महामारी के चंगुल से हम सभी अभी तक बाहर नहीं निकले हैं। ऐसे में बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इस समय हम न केवल अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक ठाक रखें, साथ ही साथ कोरोना की वैक्सीन को लेकर सफलता की खबरें तो सामने आ रही हैं, लेकिन बावजूद इसके मार्च से लेकर दिसंबर तक हम इस संक्रमित बीमारी से बचें और इसे अपने शरीर में खत्म करने के लिए आयुर्वेद की लगातार चर्चा भी सामने आई है। बता दें कि आयुर्वेद में जहां शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई जाती है, वहीं बता दें आपको कि कई बार तो ये काढ़े के रूप में असरदार भी सिद्ध हुआ है। आज के अंक में हम यही समझेंगे कि 2021 में हम प्रकृति के आधार पर समाहित आयुर्वेद की कौन सी ऐसी पद्धति को अपनाएं ताकि स्वस्थ जीवन जी पाएं। बता दें आज का विषय क्या रहने वाला है। आज का हमारा विषय रहेगा बदलते मौसम में आयुर्वेद की भूमिका कैसे रखें प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत। जी हां, आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं। आपके पास कोई सवाल है, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री नंबर हैं, यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान कॉल कर सकते हैं। जिनके आपके जो सवाल हैं, जिनके जवाब आप तक हमारे विशेषज्ञ पहुंचाएंगे, आइए उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आयुर्वेद विज्ञान के 2 बड़े विशेषज्ञ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर महेश व्यास। आप अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली में डीन हैं और आज हम आपसे समझेंगे कि मौसम के बदलने के साथ क्या हमारे शरीर की जरूरतें भी बदलती हैं, ऐसे में क्या करें, कैसे हम स्वस्थ रहें। और साथ ही साथ हमारे दूसरे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं, डॉक्टर विनोद कुमार यादव। आप भी आयुष मंत्रालय के तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी और पंचकर्मा के विशेषज्ञ हैं। आज हम आपसे समझेंगे कि पंचकर्मा क्या है और इसे करने से तन और मन पर क्या असर पड़ता है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। तो बिल्कुल दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि आज हम आयुर्वेद को नजदीकी से समझेंगे, किस तरह से इस बदलते मौसम में आयुर्वेद का सहारा लेकर इसके साथ चलकर हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट हम आपको दिखा देते हैं। मौसम सर्दी का और एहसास गर्मी का, यह कोई नई बात नहीं है। इन दिनों मौसम बदल रहा है, इसलिए बीमारियां भी बढ़ रही है। बता दें कि इसी मौसम में जहां कई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं होती है, वहीं कई प्रकार के वायरस पैदा होते हैं। इसी मौसम में उम्रदराज लोगों को जहां अवसाद खेलने लगता है, वहीं तनाव और हाइपरटेंशन जैसी समस्याएं भी हो जाती है। गौरतलब है कि सर्दियों के प्रवेश करते ही दिन छोटे होने लगते हैं, जिससे हार्मोन में असंतुलन पैदा हो जाता है और शरीर में विटामिन डी की कमी आने लगती है। इससे दिल और दिमाग के दौरे की आशंका रहती है। यह माना हुआ तथ्य है कि इसी मौसम में दिल और दिमाग के दौरे भी ज्यादा होते हैं। ऐसे में आपको ज्यादा चीनी, फैट, सोडियम और ज्यादा कैलोरी वाला भोजन नहीं करना चाहिए। आपके लिए खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, सर्दी और गर्मी के सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, खांसी, तेज बुखार, आंखों में जलन और गले में दर्द होता है। इससे पहले कि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, कान के संक्रमण, निमोनिया और साइनोसाइटिस के आप शिकार हो जाएं, जागरूक होना जरूरी है। जागरूक होना इसलिए कि सेहतमंद बने रहने के लिए संतुलित आहार यानी हेल्दी फूड बहुत जरूरी होता है। जी हाँ, संतुलित आहार यानी जिसे खाने से शरीर को न्यूट्रिशन मिल जाए। संतुलित आहार जो शरीर की तमाम जरूरतें पूरी कर पाए
शरीर को फाइबर चाहिए, प्रोटीन और एंजाइम चाहिए, जिसे आप दाल और फलों से पा सकते हैं। लेकिन इन बदलते उतार चढ़ाव में जरूरत होती है तो सिर्फ सावधानी की, सर्दी से बचाव की, आहार की और नियमित व्यायाम की। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो देखिए, अभी आपने ज्ञानवर्धक रिपोर्ट स्वस्थ जीवन की। आइए इसके साथ हमारी चर्चा को यहाँ पर हम शुरू कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रुक करना चाहूंगी डॉक्टर व्यास का। डॉक्टर व्यास, सर्दियों के अगर मौसम की हम बात करते हैं तो माना जाता है कि ये स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन कई तरह की समस्याएं भी हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो कौन कौन सी वो समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी, देखिए, अभी जो मौसम है इसमें 2 ऋतुएं हैं। एक हेमंत ऋतु है जो अभी 15 जनवरी तक रहेगी और 15 जनवरी से शिशिर ऋतु प्रारंभ होगी। इन दोनों ही ऋतुओं में स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो हमारे शरीर का बल अधिक बढ़ा हुआ रहता है, हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी माने अग्नि बढ़ी हुई रहती है और इस में रात्रि बड़ी होती है, दिन छोटा होता है। तो नींद अच्छी होने के कारण व्यक्ति अपने आप को स्वस्थ महसूस करता है। तो ये तो प्रकृति के द्वारा हमको प्रदान किया गया गुण है। लेकिन इस ऋतु में अगर हम ध्यान नहीं रखें, चूंकि वातावरण शीत होता है, अगर हम डायरेक्ट शीत के कांटेक्ट में आते हैं, बिना प्रॉपर तैयारी के अगर हम बाहर निकल जाते हैं और इसके कारण जो है अगर थोड़ी सी कहना चाहिए कि सर्दी लग जाती है तो उसके कारण जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम कई लोगों को अगर है तो उनको दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। और ख़ास तौर से अर्थराइटिस, जिनको जॉइंट पेन है, उनको भी थोड़ी सी अगर ठंड लग गई तो उसके कारण दर्द बढ़ता है। और उसका कारण ये है कि ये जो दर्द जितना भी, चाहे अर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलोसिस हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, बेकेक हो, इन सब का आयुर्वेद में जो मुख्य कारण बताया है वो है वात दोष। और शीत गुण के कारण वात दोष बढ़ता है। तो अगर हम ठंड का सही ध्यान नहीं रखें तो ये तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर प्रॉपर हम अगर इसको मैनेज करके रखें तो निश्चित रूप से ये ऋतु पूरे वर्ष में सबसे ज़्यादा शरीर के स्वास्थ्य की, बल की, सबकी वृद्धि करने वाली है। जी बिल्कुल, हमें बस थोड़ा बहुत यहाँ पर सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जो परेशानियाँ पहले से हैं, जैसे कि आपने कहा कि जो दमा के रोगी हैं और जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, इन सबको ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पर बुजुर्गों की बात करते हैं तो डॉक्टर यादव, अक्सर बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना है कि बस ये सर्दियाँ कट जाएं फिर हम अच्छा महसूस करने लग जाएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बुजुर्गों के लिए किस तरह की समस्याएं आ जाती हैं? देखिए, जहाँ तक सर्दी या इस हेमंत शिशिर ऋतु की बात है, आयुर्वेद बुजुर्गों के लिए नहीं, समाज के सभी वर्गों के लिए एक वरदान की ऋतु है। इस ऋतु में ही आपकी अग्नि अच्छी होती है, आप जो भी भोजन करते हैं वो अच्छे से पाचन होता है। इसीलिए जो फ्लक्चुएशन आता है वातावरण में, जैसे सुबह शाम की ठंड होती है, इस दौरान आप लापरवाही करते हैं, कभी भी सर्दी आपको या तो जाती हुई लगती है या आती हुई सर्दी लगती है, बीच पीक आवर्स में आपको कभी सर्दी नहीं लगती है। ऐसे में इस ऋतु का अगर आपको पूर्ण फायदा उठाना है तो शरद ऋतु में अपना पंचकर्म कराएं, शोधन कराएं शरीर का, और उसके बाद रसायन औषधियों का पूरी सर्दियों भर आप सेवन करें। रसायन औषधियों में जैसे ब्रह्म रसायन है, आयुष मंत्रालय द्वारा च्यवनप्राश रसायन का बहुत ही प्रचार हुआ है, इसका उचित मात्रा में सेवन करें। जैसे कुछ लोगों को सुबह उठते ही छींकें आती हैं, नज़ला सा हो जाता है, इनमें चित्रखरितकी नाम का एक रसायन आता है, इससे आपको बहुत लाभ होता है। इसके अलावा जैसे मानसिक प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल में कुष्मांड रसायन है, ब्राह्मी रसायन है, इस तरह रसायनों का सेवन कर सकते हैं। शिलाजीत रसायन जो सर्दियों के लिए एक वरदान है, कई रोगों में जैसे डायबिटीज के रोगी हैं उनमें शिलाजीत रसायन अपने आप में रोग पे भी कार्य करेगा, आपकी धातु क्षीणता पे भी काम करेगा। इसके अलावा साथ के साथ आपको एक आंतरिक शक्ति और ताकत, ऊर्जा भी देता है, जिससे आपकी वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह के कई रसायनों का प्रयोग कराएं और बहुत सरल घरेलू कुछ ऐसी चीजें जो आपके आसपास उपलब्ध है। मैं एक सिंपल रसायन बताता हूं, मधु एस्टी, मुलेठी आपके आसपास उपलब्ध है। इसका पाउडर फॉर्म में, चूर्ण फॉर्म में, शहद के साथ, चाय में, चाय की जगह दूध में उबाल के, जिसमें आधा दूध आधा पानी मिला के उबालिए, और जब पानी पूरा जल जाए, दूध बचे तो उसका सेवन करिए। ये आपके गले के लिए, आंखों के लिए, फेफड़ों के लिए, जो श्वास के मरीज हैं, जिनको सांस चढ़ता है, वो इसका सेवन करें। और रसायन सेवन प्रयोग करने की एक विधि है,
देखिए सबसे पहले तो रसायन जब भी आप जी डॉक्टर यादव, क्या विधि है हम आपसे जानेंगे, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, पहले उनका सवाल हम यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से घनश्याम जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, ये हेलो जी घनश्याम जी, आप अपना सवाल पूछें। स्वस्थ व्यक्ति को मतलब कितने दिन में मतलब कितना किलोमीटर चलना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए दिन में कितना किलोमीटर चलना चाहिए? हाँ जी डॉक्टर व्यास क्या कहेंगे? देखिए आयुर्वेद कहता है हाँ। कि व्यायामम आचरेत नित्यम, हमको रोज कोई एक्सरसाइज करना चाहिए। और विशेषकर जो ये ठंड का समय है, इसमें तो व्यायाम को सबसे ज्यादा प्रशस्त बताया है। तो व्यक्ति को अपनी आयु को ध्यान में रखते हुए अपनी अर्ध शक्ति तक, माने जो व्यायाम करने के बाद में व्यक्ति अगर थकावट महसूस नहीं करे, वो उनके लिए प्रॉपर क्वांटिटी में व्यायाम है। तो आप अगर पैदल चलते हैं तो ये निश्चित करना जरूरी नहीं कि आपको 3 किलोमीटर चलना है या 5 किलोमीटर चलना है। आप चलने के बाद में दूसरे दिन थकावट महसूस नहीं कर रहे हैं, आप बिल्कुल अपने को फिट महसूस कर रहे हैं और फिर से वापस घूमने के लिए निकल रहे हैं, मीन्स आपके लिए वो क्वांटिटी बराबर है। तो उसको ध्यान में रख करके मात्रा पूर्वक अगर ध्यान रखें और आप डेली अगर एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, मॉर्निंग वॉक करें, तो वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, तो ये हमें खुद ही कैलकुलेट करना होगा कि कितना हमारे शरीर के लिए सही है। इससे स्टेमिना भी बिल्डअप होता है। स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा तो रोज आपको 2-4 दिन बाद आप ज्यादा चल सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये रूटीन में लाना होगा, आपको डेली रोजाना ये करना होगा, तभी आपको पता चल सकेगा कि कितना आपका शरीर में स्टेमिना है, कितना आपके लिए चलना सही रहेगा। यहाँ पर बिल्कुल बढ़ते हैं आगे, और डॉक्टर यादव आप बता रहे थे विधि के बारे में। हाँ, देखिए रसायन सेवन की एक विशेष प्रक्रिया की विधि है। इसमें क्या है कि रिक्त कोष्ठ है, यानी सुबह खाली पेट आप जो है उचित मात्रा में, यानी 10 ग्राम लगभग आप रसायन औषध का सेवन करें और इसके बाद अन्न का ग्रहण ना करें, खाना ना लें। और जब ये रसायन पूरा पच जाए, यानी आपको भूख लगे, तभी आप खाना खाएं। और जब भी आप रसायन सेवन का प्रयोग करें तो इसमें विशेष तौर पे दूध, घी, ऐसी सात्विक आहार का प्रयोग करें। ज़्यादा तीखा, मिर्च, मसालेदार या चटपटा या एसिडिटी जो उत्पन्न करे, आपके डाइजेशन को डिस्टर्ब करे, ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। उचित प्रमाण में, उचित मात्रा में, समय अनुकूल आहार लें, क्योंकि आहार पचाने का भी एक समय है। जैसे प्रातःकालीन समय में कफ दोष बढ़ता है, उस टाइम आहार धीरे धीरे, इसी तरह दोपहर में पित्त बढ़ता है, तो दोपहर में लिया हुआ भोजन आपका सबसे अच्छा पचता है। फिर आप समय पे, जैसे सायंकालीन का भोजन है, लेकिन 2 बजे से 5 बजे के बीच में अन्न का ग्रहण ना करें, क्योंकि वायु का काल चलता है, जिसके कारण पाचन नहीं होता है। और असमय अकाल भोजन करने से आपका दुष्पाचन होता है, जिससे गैसेस ज्यादा बनती हैं और आपको दिक्कत होती है। जी, और तो ये देर तमाम बातें रात्रि हैं में खाना नहीं खाना चाहिए। जी बिल्कुल, देर रात्रि में खाना नहीं खाना है। जो भी हमारे खाने का समय है उसका भी आपको ध्यान रखना है। तमाम बातें हैं जो आयुर्वेद में भी आती हैं और आम जिंदगी में भी लोगों को अपने अमल में लानी चाहिए, तभी आपका जो शरीर है, जो आपका स्वास्थ्य है, वो काफी अच्छा बना रहता है। बिल्कुल, और हमारे विशेषज्ञ से जानकारी लेंगे, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जिंद हरियाणा से जुड़ गए हैं, उनका सवाल हम जान लेते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत है आपका जरीना जी कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है जी, 2 दिन से सर में दर्द है और हाथ जोड़ों में दर्द है। 2 दिन से सर में और जोड़ों में काफी दर्द हो रहा है आपके? हाँ, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि हल्का हल्का बुखार है। हल्का बुखार सा भी है? हाँ हाँ जी बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मौसम बदल रहा है, अभी बीच में आप देखिए बारिश बादल का मौसम था, इससे पहले अचानक गर्मी महसूस हुई, तापमान बढ़ा, इस दौरान लोग लापरवाह हुए और लोगों को ठंड लग गई। ठंड लगने से 2-3 लक्षण, जैसे उल्टी आना या दस्त लग जा रहे हैं लोगों को, इसी में आपको जुकाम भी हो रहा है, खांसी जुकाम, जो कोरोना से भी मिलते जुलते लक्षण है, लेकिन इनमें कोरोना नहीं है। इसलिए इसमें जब ऐसी स्थिति हो तो एक बहुत सिंपल घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में सरसों का तेल या तिल का तेल हो, इसे गर्म कर लें, गुनगुना कर लें, और गुनगुना करके सिर में भी डाल लें, अपने कान में डालें, ठीक है।
इस तरीके से थोड़ी हेड मसाज भी कर लें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा कुछ औषधियां हैं, उनको आप प्रयोग करें, जिससे आपका जुकाम, बुखार सब कुछ अच्छा होगा। जैसे विषमुष्टिकवटी है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, लक्ष्मी नारायण रस है, इस तरह का आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको सेहत में सुधार हो जाएगा और बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो जरीना जी, आपको क्या कदम उठाने हैं, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और हम लगातार बात कर रहे हैं कि इस सर्दी के मौसम में, इस बदलते मौसम में जब तापमान में कमी आती है तो किस तरह की समस्याएं हो जाती हैं। जो पहले से ही किसी बीमारी से ग्रस्त लोग हैं उन्हें तो सतर्क रहने की जरूरत ही है, साथ ही साथ जो अपने को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं वो भी थोड़ा सतर्क और व्यायाम को अपनाते रहें तो काफी अच्छा साबित होता है। ऐसे में हृदयघात की जो समस्याएं हैं काफी बढ़ जाती हैं डॉक्टर व्यास, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, लोगों को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, सर्दी के मौसम में कई बार होता है और विशेषकर रात के समय में कई बार व्यक्ति जैसे सोया और उन्होंने कहा कि सुबह उठे तब तक कई प्रकार के, मैंने जैसे किसी को हार्ट अटैक होना है, तो हृदय की बहुत सारी समस्याएं आती है। और उसका कारण ये है कि जो सर्दी का मौसम है इसमें व्यक्ति को सर्दी से अगर बचाव रखे तो ये समस्या नहीं आएगी। और इसमें रक्त जो रहता है, रक्त द्रव अवस्था में रहता है, और चूंकि जो शीत गुण है, शीत गुण उसमें थोड़ी सी घनता लाता है। तो अगर सर्दी के मौसम में हम टेम्परेचर अगर रूम का बराबर रखें, या फिर जो हमारे जिन वस्त्रों का अपन उपयोग करते हैं सर्दी में, अगर वो सही रूप से हम टेम्परेचर को बॉडी का मेंटेन रखें तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन जैसा कि अभी यादव जी ने भी कहा था कि हम थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, तो हर एक व्याधि का कारण, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे अर्थराइटिस हो, पेन हो, या अभी जैसे कि उन्होंने बताया था कि उनको कफ, कोल्ड, थोड़ा सा हेडक होने लग गया, तो ये जो जुकाम होता है उसमें भी सर दर्द होने लग जाता है, फीवर रहता है उसमें होने लग जाता है। तो ये सभी कारण असावधानियों के कारण ज्यादा होता है। तो अगर सर्दी के मौसम में हम सावधान हैं, और इस ऋतु में हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि अधिक से अधिक अच्छा आहार सेवन, उसमें भी मधुर और स्निग्ध द्रव्यों का सेवन बताया गया है जी। तो आप देखिए, पूरे भारतवर्ष में इस ऋतु में हम अलग अलग प्रकार के स्वीट बनाते हैं और कई प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं उनका सेवन करते हैं, क्योंकि उनका डाइजेशन भी अच्छा होता है और वो शरीर में बल को बढ़ाते हैं जी। तो इस मौसम में किस तरह का भोजन लेना चाहिए डॉक्टर व्यास, आपसे जानेंगे। लेकिन एक कॉलर जुड़ गए हैं, पहले हम उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। राजस्थान से श्याम बिहारी जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम मैं बूंदीशहर से श्याम बिहारी बोल रहा हूँ जी। जी, मेरा मैडम ये सवाल है कि मेरे पेट में कब्ज की समस्या रहती है बार बार जी। भोजन करते हैं एसिडिटी के ऐसे महसूस होता है मैडम जी। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर व्यास? हाँ। देखिए, सर्दी के मौसम में चूंकि हमारी क्षुधा तेज रहती है, हमारी डाइजेशन की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, तो व्यक्ति कई बार क्या होता है कि क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो अधिक क्वांटिटी में खाना खा लेते हैं, तो डाइजेशन एक तो प्रॉपर नहीं हुआ, थोड़ा सा वात दोष अगर बढ़ा हुआ है और एज अगर ज्यादा है तो उसके कारण भी थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है। तो एक तो खाने में हम स्निग्ध पदार्थ का सेवन करें, और आयुर्वेद में बड़ी अच्छी सामान्य चीजें बता रखी कि जो घर में भी होती है, और उसमें सबसे बेस्ट मेडिसिन है हरित की, जिसको हरड़ बोलते हैं या टर्मिनेलिया चेबुला उसका नाम है। अगर उसका थोड़ा सा पाउडर रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ में अगर लेते रहें तो 2-3 दिन कंटिन्यू लेंगे तो भी वो पाचन भी करेगी, अनुलोमन करेगी और कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगी। तो इस प्रकार से हमको बहुत ज्यादा दूर भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें हमारे घर में उपलब्ध है उसके द्वारा हम इस समस्या का निदान कर सकते हैं। दूसरा, कैस्टर ऑयल जो एरंडी का तेल है, वो रात को सोते टाइम में या तो 1 कप दूध के साथ में 1 चम्मच ले लिया, या गर्म पानी के साथ ले लिया, या ऐसे ही 1 चम्मच अगर ऑयल ले लेते हैं तो वो भी कोष्ठ को स्निग्ध कर देता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। इसी में एक रसायन भी हम बता सकते हैं जो नित्य में प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्षीर घृता अभ्यासम रसायनम, यानी कि दूध में 1 चम्मच आप देसी गाय का घी, कोई भी देसी घी यूज करें रेगुलर, तो ये रसायन का काम करता है और ये भी आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने के साथ साथ आपकी धातुओं को बढ़ाएगा, आपकी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। इसको हम रेगुलर यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं आप, ये आपने जान लिया है। बढ़ते हैं आगे, और कॉलर जुड़े हुए हैं। राकेश जी ने अलीगढ़ से कॉल किया है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरे घुटनों में दर्द है और डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करा के इनको बदलवा दो।
ऑपरेशन करवा के इन्हें बदलवा दो। क्या हो सकता है? जी डॉक्टर, देखिए इसमें देखिए घुटनों को कंडीशन देखते हैं। यदि आपकी अवस्था ठीक है और घुटने इतने खराब नहीं है, लेकिन आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, तो आपको घुटने बदलवाने को किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास आइए, अपना पंचकर्म करवाइए। हम घुटनों में देखिए कई कंडीशन होती है। जहां आपका वजन बढ़ा हुआ है, वजन के कारण अगर घुटनों में पेन आ रहा है तो वजन घटा के घुटनों में आराम लाया जा सकता है। अगर वजन नहीं घटाएंगे, नी रिप्लेसमेंट करा भी लिया तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। इसके अलावा कभी कभी किसी बीमारी के कारण आपकी स्वेलिंग आती है, तो स्वेलिंग आने की कंडीशन में हम उसको सूजन को उतार दें तो भी आपको आराम आती है। कुछ औषधियां 5-6 महीने या कुछ समय तक आप वैद्य की देख रेख में आप खाना खाएं तो इससे आपको बहुत ही लाभ होता है। इसके अलावा कुछ रसायन औषधियों का सेवन करें, जैसे योगराज गूगल है, सिंगनाथ गूगल है, इस तरह पुनर्नवादी गूगल है, इस तरह की चीजों का खाने से, सेवन करने से, शिलाजीत की भी इसमें इस्तेमाल करने से आपके शरीर में ताकत आती है। और इसके अलावा घुटनों का दर्द है, क्योंकि नॉर्मली ठंडियों में, सर्दियों में स्टिफनेस, जकड़ाहट ज्यादा आती है, तो ये ज्यादा फीलिंग होती है, तो आपको घुटने रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने आयुर्वेद चिकित्सक के पास आइए, प्रॉपर पंचकर्म कराइए, उचित चिकित्सा कराइए, रसायन औषधियों का सेवन करिए, आपको घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, इसमें इनको एक और ये कर सकते हैं घरेलू उपाय के रूप में कि जो रेत आती है, बालू रेती, उसको थोड़ा सा गर्म करें और गर्म करने के बाद में घुटनों की अगर सिकाई करें तो आयुर्वेद में उसमें भी, क्योंकि देखिए उष्णता, शीत के कारण, जैसा कि डॉक्टर यादव जी ने बताया, ठंड के कारण इस प्रकार के पेन और ये होते हैं। और उनके इसमें तो बता भी रखा, डॉक्टर ने भी कहा कि नी रिप्लेसमेंट के लिए तो प्रारंभ में थोड़ा पंचकर्म करवा लें, इस प्रकार की बालू का रेती का स्वेदन करवा लें, और इससे अगर लाभ मिलता है तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और विभिन्न प्रकार के तेल हमारे पास हैं, जो आयुर्वेदिक तेल भी आते हैं, महानारायण तेल, महामास तेल, पंचगुण तेल, इनका उपयोग करके रूटीन में आप शाम को भी लगा लें अपने घुटनों में, तो बिल्कुल आपको नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है और उनको जरूरत ही नहीं है इसकी। क्या होता है डॉक्टर साहब, लोगों को आयुर्वेद के जो हम कहें आयुर्वेद के लिए कई तरह की भ्रांतियां हैं। उन्हें लगता है कि काफी समय लगता है इलाज में, उनकी दवाएं गर्म वगैरह होती हैं। इस भ्रांति को आज हम दूर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, यहाँ पर मैं रुक रही हूँ एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम स्वस्थ किसान। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप, कैसे हैं आप। जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं बदलते मौसम में आयुर्वेद की भूमिका पर। जी हाँ, आयुर्वेद का साथ पाकर हम किस तरह से अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हम उन तक पहुंचा रहे हैं। और आपकी भी कोई समस्या है तो आपको हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करना है। और आपको बता दें, इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। मुकेश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अरे मैडम, गैस बनती है और ये क्या है कि तबीयत है ना, खाना खाते हैं पचता नहीं। खाना खाते हैं और पचता नहीं है और गैस की समस्या होती है। हाँ, ये मोशन के लिए भी जाते हैं बार बार। आपका जो मोशन है वो कैसा रहता है? बार बार जाते हैं या फिर खाना खाते ही जाते हैं? नहीं, खाना तो खाते, भूख बहुत लगती है पर पचता नहीं। जी, आप और कुछ सवाल इनसे करना चाहेंगे? हाँ, ये कितनी बार मोशन के लिए जाते हैं?
क्या मिल वॉशरूम आप कितनी बार जाते हैं? वॉशरूम जाते हैं पर आती नहीं है लेटरिन। कब्ज की भी समस्या है। कब्ज की समस्या एक्चुअली में ये ना, इनको बेसिकली एसिडिटी बनती है और इनका पाचन प्रक्रिया ठीक नहीं है, इनका लीवर की जो फंक्शनिंग है वो ठीक नहीं है, इससे डाइजेशन पुअर है। सेकेंडली ये कुछ गृहिणी के भी पेशेंट है, इनकी आंतों में जो मल बनने की प्रक्रिया है वो दुष्पाच्य होने के कारण वो सही से नहीं बनती है और सही समय पे इनका पेट साफ नहीं होता है। लंबे समय तक इनको इंतजार कर, टॉयलेट जाते होंगे, वहां बैठे रहते होंगे, थोड़ा बहुत मल आता होगा, उसके बाद फिर इनको ऐसे में सबसे पहले इनको तला भुना मिर्च मसालेदार ज्यादा भारी भोजन बिल्कुल त्याग देना चाहिए। इनको खिचड़ी, सादा भोजन, दलिया और उबला हुआ खाना, जो सब्जियां उबाल कर खाई जाएं, जो आसानी से पच जाए, और लघु आहार, थोड़ा मात्रा में सुपाच्य खाना इनको खाना चाहिए, जिससे कि इनका खाना जब पच जाए उसके बाद ही दोबारा ग्रहण करें खाना। ये क्या बीच में बार बार खाना खाने से भी अग्नि दूषित होती है और ऐसी प्रॉब्लम को जन्म देती है। इसके साथ ये त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, जो माइल्ड है, हल्का है और इनके पेट को साफ कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देने से भी इनको प्रॉब्लम होगी, इसलिए हल्की मेडिसिन देने से इनको अच्छा हो जाएगा। और एसिड बनाने वाली कोई भी चीज़ ना खाएं, जैसे दही है, कढ़ी है, बहुत ज़्यादा छोले, राजमा या भारी भोजन जो है ये ना करें, जिससे इनको आराम आ जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर व्यास क्या जोड़ना चाहेंगे? इनको मैं कहना चाहूंगा कि अगर दिन में सोते हो तो वो बंद कर दें। कई बार दिन में सोने के कारण भी कई प्रकार की विकृति हो जाती है, तो एक तो उसको वो त्याग दें और साथ में खाने के इसमें जो है वो थोड़ा सा लघु और सुपाच्य भोजन तो करें, जब इनको अच्छी भूख लगे तभी खाना खाएं। कई बार डाइजेशन नहीं होता है और वो उनको महसूस होता है कि सब घर के खाना खा रहे हैं, अपन भी साथ में खाना खा लेते हैं, तो इन दो चीजों का और ध्यान रखें तो ये इनके लिए बहुत अच्छा हो रहेगा। जी बिल्कुल। तो दोनों ही विशेषज्ञों ने आप तक जानकारियां पहुंचा दी हैं, अब आपको ये अमल में लानी है मुकेश जी, और देखिएगा आपकी जो समस्या है वो काफी हद तक दूर हो जाएगी और आप स्वस्थ बिल्कुल हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ से हरिचंद्र जी ने हमें कॉल किया है। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हाँ, मैं खाना खाता हूँ लेकिन लेटरिन 2-3 बार जाना पड़ता है, सही पाचन क्रिया नहीं हो पाता। जी, पाचन संबंधी ही समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। हाँ, हमने जो गृहिणी की चर्चा की उसी में इसमें क्या, खाना खाते ही पूरा प्रॉपर पाचन ना होकर तुरंत बार बार उसे मल त्याग के लिए जाना पड़ता है, तो इन्हें अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से मिलकर गृहिणी रोग की चिकित्सा करानी चाहिए। इसके अलावा इनको जैसे 2-3 दवाइयां हैं, कुटजारिस्ट है, कुटज घनवटी है या संजीवनी वटी है, ये 2-2 टैबलेट रेगुलर खा सकते हैं, मार्केट में कॉमन आराम से मेडिकल स्टोर में मिल जाती है इनको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एसिडिटी के लिए एक अविपत्तिकर चूर्ण भी मार्केट से मिल जाता है बहुत आसानी से, इसको लेने से भी आपको एसिडिटी नहीं बनेगी, तो इस तरह इनका ठीक हो सकता है इनको। एक साथ में जैसे बिल्वा अवलेह आता है, जैसे बिल्व होता है उसका अवलेह आता है, अगर वो भी ये लें तो जैसे कि बात हुई थी कि गृहिणी का इनको थोड़ा सा लगता है लक्षण, तो उसमें वो बहुत अच्छा काम करता है। और गृहिणी में एक बात और ये रखना है कि इनको खाना खाने के बाद में, कई बार क्या होता है कि खाना खाने के बाद तुरंत रात को दूध पी लिया या कुछ जो विरुद्ध आहार रहते हैं उनका सेवन ज्यादा करते हैं तो तकलीफ होती है, तो वो भी एक किसी चिकित्सक के पास जाएं, पूरा अपने डाइट का परामर्श लें और उसके आधार पे उसको फॉलो करें, तो ये बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल स्वस्थ रहा जा सकता है, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमें जागरूक रहने की जरूरत हो जाती है। हमें क्या खाना है, कब खाना है और कितनी मात्रा में खाना है, ये सब बातें भी बहुत जरूरी हो जाती हैं जब हम अपने स्वस्थ शरीर की कल्पना करते हैं। तो बिल्कुल, आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, और हम जैसे लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आयुर्वेद में कई समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां भी होती हैं कि ये तो धीरे धीरे काम करता है, इसकी जो दवाएं हैं जब हम खाते हैं तो ये काफी गर्म होती हैं, किसी तरह के स्टेरॉइड्स होते हैं, तो ऐसे में इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप दोनों की ही राय जानना चाहूंगी। डॉक्टर व्यास, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक तो आयुर्वेद से या तो लोग परिचित थोड़े कम होंगे अभी। देखिए, आयुर्वेद हमारी भारत की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है और प्राचीन काल से हम आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ रहते आए हैं। और आज के इस वैज्ञानिक युग में मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि आयुर्वेद मात्र वो नहीं रहा कि किसी के पास आप गए, उन्होंने आपको कोई चूर्ण या वटी दे दी। आज आयुर्वेद के एम्स के समान अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है और दिल्ली में जो संस्थान विद्यमान है वहां पर सफलतापूर्वक कोरोना का भी ट्रीटमेंट किया गया है। माने आयुर्वेद छोटी मोटी व्याधियों का नहीं, आज विश्व जिससे परेशान है, पूरी दुनिया में कोरोना के कारण, महामारी के कारण लोग परेशान
परेशान है उसका भी आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा की गई है। तो मैं सबको कहना चाहूंगा कि अपनी भ्रांति को दूर कर दें। आयुर्वेद छोटी से छोटी व्याधि से लगा करके बड़ी से बड़ी बीमारी तक के इलाज करने में समर्थ है। बस आवश्यकता है कि सही समय पर आप चिकित्सक के पास पहुंचे और उनके द्वारा बताई गई औषधियों को अगर श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक लें। अगर आपको जब तक विश्वास नहीं होगा कि मैं इससे ठीक हो जाऊं तो शायद हो सकता है कि परिणाम नहीं मिले, अन्यथा आप किसी भी व्याधि के लिए आयुर्वेद में जाइए। आज अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में ऑन्कोलॉजी के लिए स्पेशल ओपीडी है, माने कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है। अलग अलग डिजीज जो आज होती है उन सब डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि आयुर्वेद के द्वारा हम सभी व्याधियों को ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेद उसके लिए सक्षम है। आयुर्वेद पूरी तरह से सक्षम है। और इसी के संदर्भ में डॉक्टर साहब हमारे पास एक सवाल भी आया हुआ है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। हमें कई जो दर्शक है मेल करते हैं अपने सवाल, और ऐसा ही सवाल है जो दरियापुर पटना से निरंजन कुमार जी ने भेजा है। और ये लिखते हैं कि क्या आयुर्वेद की औषधियां भस्मों से युक्त होती हैं और ये शरीर में जाकर किडनियों की कार्यशक्ति पर क्या असर डालती हैं? क्या कहेंगे? जो आयुर्वेद में भस्मों के अक्सर लोग ये भ्रांति फैलाते हैं, दूसरी पद्धति के लोग भी लोगों को डराते हैं, खास तौर पे किडनी के पेशेंट्स को। मैं आपको बता दूं, ये हमारा इतना बड़ा विकास था जहां हमने इत्थम जगत किंचित नाना औषध भूतम, यानी जगत में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका हम औषध के रूप में प्रयोग ना कर सकें। इसलिए हमने जो जो चीज हमारे जीवन के लिए उत्कृष्ट है, हमने उसको जिस प्रकार से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने भस्म में तैयार की। भस्म में देखिए उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, सह इंद्रिय, यानी वह भस्म इस तरह बनाई जाती है कि इंद्रियों को नुकसान न करे, उसको कुछ न करे, प्रतिघात न करे। इसलिए हमने सबसे श्रेष्ठ भस्म स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया, हीरक भस्म का इस्तेमाल किया, लौह भस्म का इस्तेमाल किया, ताम्र भस्म का इस्तेमाल किया। ये सारी चीजें आयुर्वेद मतानुसार अगर उचित प्रकार विधि विधान से बनी है तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं करती हैं, बल्कि वृक्क के रोगों में, किडनी के रोगों में, लीवर के रोगों में बहुत सारी औषधियां जो है ऐसी हम उपयोग करके उनके रोगों को ठीक कर सकते हैं। इसलिए ये भ्रम बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए। गलत तरीके से बनी हुई भस्म नुकसान कर सकती है, लेकिन एक रेप्यूटेड कंपनी सही अच्छे वैद्यों के द्वारा दी गई भस्म आपके रोग को मुक्त करेगी। और रसायन भी है, जैसे सबसे बड़ा रसायन है स्वर्ण। स्वर्ण सर्व विष गदपः, यानी सभी विषों को नष्ट करने वाला स्वर्ण रसायन है। इसका प्रयोग आप अपने शरीर की ऊर्जा बढ़ाने के लिए भी करते हैं। जैसे बृहत्वाच चिंतामणि रसायन है, ये भी रस एक रसायन के रूप में है। डायबिटीज जैसी बीमारियों में वसंत कुसुमाकर रस एक रसायन के रूप में हम उपयोग, ऐसी अवस्था जब डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाए, जहां आपकी नसें फेल होने लगे, आपको नपुंसकता डेवलप होने लगती है, इन सब में तब हमारी ये औषधियां काम करती हैं और प्राणों की रक्षा करती है और उत्कृष्ट लाभ देती है। इसलिए ये बिल्कुल ही भ्रामक बात है कि कोई नुकसान करता है। उचित प्रकार से उचित मात्रा में वैद्य की देख रेख में उपयोग की गई भस्म हो या कोई औषध हो, कोई गाइडलाइन हो, वो कभी नुकसान नहीं करती है। जी, जो डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि इस समय और इतनी मात्रा में लेना है, अगर उनके अनुसार ही, उनके कहे अनुसार ही लिया जाएगा तो कोई भी यहाँ पर औषधि जो है हमारे शरीर को बुरा असर नहीं डालेगी, किसी तरह से प्रभावित नहीं करेगी, बल्कि स्वस्थ ही बनाएगी। तो हमें ये जो भ्रांतियां हैं इनको दूर करना है। आयुर्वेद से भी हम अपने शरीर को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार धर्मराज जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? जी, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे पिताजी की उम्र 60 साल है जी, और वो दिन में एक समय भोजन करते हैं, दोपहर के समय जी। तो क्या उनके स्वास्थ्य पे इसका कोई असर पड़ेगा? जी, क्या कहेंगे डॉक्टर व्यास? देखिए, ऐसा है कि गर्मी के मौसम में या बारिश के मौसम में एक समय भोजन करते हैं तो चलेगा, लेकिन सर्दी के मौसम में प्रायः भूख अच्छी लगती है तो हमको दोनों टाइम भोजन करना चाहिए। लेकिन अगर उनको भूख नहीं लगती है, वो रात को महसूस नहीं करते कि उनको खाना खाने की आवश्यकता लग रही है, तो वो रात को दूध ले सकते हैं, तो उसमें उनके लिए नुकसान की बात नहीं है। लेकिन क्षुधा, अगर उनको अग्निमांद है,
तो वो एक व्याधि है। तो वहाँ पर अग्नि को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में कई औषधियाँ बता रखी है, चाहे चित्रकादि वटी हो, लशुनादि वटी है, तो उनका सेवन करने से जब उनको अच्छी भूख लगने लग जाएगी तब वो खाना खाएं। अगर भूख नहीं है तो उनको दोनों टाइम खाना नहीं खाना चाहिए। तो इसलिए क्षुधा का ध्यान में रखना चाहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए हमारा देश में आध्यात्मिकता बहुत बढ़ी हुई है। तो जो लोग आध्यात्मिक रुचि के होते हैं वो अन्न पे ज्यादा आश्रित ना होकर एक काल भोजन करते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि वो एक टाइम भोजन करके अपने शारीरिक ऊर्जा को नियमित करते हैं। अधिक अन्न खाने से भी जो शरीर में शिथिलीकरण आता है, शिथिलता आती है, आप आलसी हो जाते हैं, मोटापा बढ़ता है। तो ये बिल्कुल है बुजुर्गों, खासतौर पे 60 के आसपास या ऊपर के लोगों को अगर एक टाइम भोजन खाते हैं, अभ्यास से उन्होंने डेवलप कर लिया है और शारीरिक क्षमता अच्छी है, तो मेरे ख्याल से फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चे क्या अच्छा ज्यादा खिलाने के चक्कर में फोर्स करते हैं अपने पेरेंट्स को, वो नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर वो एक समय भी खा रहे हैं तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कोई चिंता की बात नहीं। जी बिल्कुल। तो धर्मराज जी, आपके सवाल का जवाब हमारे विशेषज्ञ ने आपको दे दिया है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे और डॉक्टर यादव आपसे ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद विज्ञान होने के साथ साथ प्रकृति के नियमों पर भी निर्भर करता है, हम सभी मानते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि पंचभूत चिकित्सा क्या है, क्योंकि कई लोगों को जानकारी यहाँ पर नहीं होती है। आप पंचकर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए पंचकर्म चिकित्सा क्या है, ये एक मतलब आप समझिए अद्वितीय मानवता को एक देन है आयुर्वेद की, कि जब कोई व्याधि ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जहां उसे औषधियों से ठीक कर पाना मुमकिन ना हो, तब हम उसको शोधन कराते हैं। जो शरीर में दोष वृद्धि हो गई है उनको शरीर से बाहर निकाल देना ही एक उचित चिकित्सा है। इसके लिए आयुर्वेद ने 5 प्रक्रियाएं प्रकृति से अनुभव और अनुसंधान के द्वारा उसको विकसित की हैं, जिसमें कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्तमोक्षण। ठीक है, इस तरह की 5 विधियां ऐसी अकाट्य हैं कि आपको मोक्ष मुक्ति तक ले जाती हैं। पंचकर्म चिकित्सा कराने के बाद आप रसायन सेवन के बाद मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त भी हो सकते हैं। ये इतनी महत्वपूर्ण है, चूंकि ये अभी ज़्यादा समाज में प्रचारित या प्रसारित नहीं हुई है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए लोग इससे अनभिज्ञ हैं। पर आज मैं आपको बताना, यदि आप रसायन औषधियों का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पंचकर्म कराना चाहिए। पंचकर्म आप अगर सरल भाषा में समझिए तो जैसे आप अपनी गाड़ी या कार की सर्विसिंग कराते हैं, सर्विसिंग के बाद आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल बदलता है, सब कुछ बेहतर चलता है, इसी तरह हम आपके शरीर को अच्छी तरह सर्विसिंग कर देते हैं और आप बेहतर शरीर से मेंटेन होते हैं। नवीन धातुओं का सृजन हो जाता है और पुराना जो हाई कोलेस्ट्रॉल की जो हम बात करते हैं, हम आपको देखिए इसमें पंचकर्म शोधन में घी पिलाते हैं, घी का आपका वजन घट जाता है। लोग कहते हैं घी पीने से वजन होगा, बढ़ेगा, हम आपका विद इन 1 मंथ में 5 से 6 किलो वजन घटा देते हैं। इसलिए मोटापा कम करने के लिए भी ये बहुत उत्तम चिकित्सा है। और जो दुबले पतले हैं, कमजोर हैं, मोटापा बढ़ाने के लिए भी बहुत उत्तम औषध है। किसी दीर्घकालिक रोग जहां औषध फेल हो गई वहां पंचकर्म काम करता है। पंचकर्म के बाद शोधन के बाद रसायन चिकित्सा के द्वारा इसमें पूर्ण लाभ। और जो रोग एक बार पंचकर्म द्वारा चिकित्सा कर दिया गया वो अपुनर्भव यानी दोबारा उन रोगों की उत्पत्ति नहीं होती है। और दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु अगर प्राप्त करनी है, आपने तपस्या के लिए आध्यात्मिक उन्नति करनी है, तब भी आप पंचकर्म कराइए, रसायन सेवन को करिए। और उसके लिए ये बहुत ही अद्वितीय देन है हमारी समाज मानवता के लिए, जिसे हमें उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने लिए पंचकर्म, थोड़े थोड़े मात्रा में हमारे समाज में विद्यमान है ये पद्धति। अगर आप घरों में देखें, लोग नाक में तेल डालते हैं। आजकल देखिए कोरोना काल में लोग नस्य कर्म कर रहे हैं, जिसमें षडबिंदु तेल, अणु तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपके नासारंध्र क्लीन हो जाते हैं। तो श्वास के रोगों में आराम मिल रहा है, वो कोरोना का वायरस नहीं पनपता है। इसी तरह जो कॉन्स्टिपेशन है उनमें भी देखिए इसी तरह का उपयोग करते हैं हम, जहां विरेचन कर्म कराते हैं जिससे आपका शोधन हो जाता है, आपको पेट के रोग खत्म हो जाते हैं, जहां आपका मंद बुद्धि या जहां दिमाग की क्षमता कम हो जाती है, या ओल्ड एज में भी रसायन के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं। जोड़ों के दर्द में, क्रोनिक डिजीजेस में तो ये रामबाण का काम करती है।
एक पंचकर्म की और विशेषता बताना चाहूंगा। जी बताएं। कि पंचकर्म ऐसा है कि स्वस्थ और आतुर, माने आप कई पद्धतियां ऐसी होती है कि जो एक पेशेंट है उसके लिए अपन करते हैं, लेकिन पंचकर्म एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है कि व्यक्ति स्वस्थ है तो भी आयुर्वेद चिकित्सालय में आए, पंचकर्म करवाए और अपने को और ज्यादा फिट महसूस करे और ज्यादा स्वस्थ महसूस करे। और पंचकर्म की एक विशेषता और है कि 2 प्रकार की चिकित्सा होती है। एक बार अपनों ने अस्थमा का पेशेंट आया, उसको कोई मेडिसिन दी तो अभी अस्थमा ठीक हो गया, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर अस्थमा वाले को अपनों ने अगर पंचकर्म करा दिया तो वो ज्यादा समय तक ठीक रहता है। तो पंचकर्म जो है व्याधि को ज्यादा मतलब मूल से नष्ट करता है। तो इस प्रकार से पंचकर्म आयुर्वेद के लिए एक विशेष चिकित्सा पद्धति है और हर एक व्यक्ति को उसका लाभ लेना चाहिए। हर एक व्यक्ति को उसका लाभ लेना चाहिए और आयुर्वेद के इस मंत्र को हम एक रिपोर्ट के जरिए और ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे, उसकी महत्ता को और समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक फोन यहाँ पर लेते हैं, कॉलर जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या का समाधान उन तक पहुंचा देते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। दिनेश जी, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? अब सवाल ये है कि जो हाथ के जो अंगूठे हैं उसमें जो है सफेद हो रहा है। सफेद कुछ हो रहा है? नहीं अंगूठे का, हाँ अंगूठा सफेद हो रहा है। अंगूठा सफेद हो रहा है नाखून के, हाँ। तो उसमें क्या वजह है या कोई वजह है तो उसको उपचार जो है क्या किया जाए? आप कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर? देखिए उसमें स्किन का कलर भी थोड़ा सा सफेद जैसा हो गया है क्या? जी देखिए ऐसा है कि इनको मुझे जहां तक लग रहा है कि ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम हो सकती है, श्वित्र को जिसको अपन कहते हैं, और ये त्वचा का विकार है। और इसमें कई बार क्या होता है कि हम जो विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं, खास तौर से जैसे दूध है, अगर दूध के साथ में मूली, गार्लिक, ओनियन, प्याज, लहसुन, ये जो है, या हरी सब्जी, मेथी, पालक, इनको सेवन करने के साथ में अगर दूध को लेते हैं, कई प्रकार के पिकल्स रहते हैं, अगर अचार का सेवन भी उसके साथ करते हैं, तो खास तौर से विरुद्ध आहार के कारण रक्त की दुष्टि होने से और वो त्वचा में श्वित्र रोग होता है, तो ये हो सकता है। और इसके लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है। और जैसा कि अभी बात कही थी पंचकर्म की, तो पंचकर्म चिकित्सा की जाए और उस पंचकर्म में जो विरेचन चिकित्सा है, विरेचन इसके लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है, तो इनको चिकित्सक को मिलना चाहिए और चिकित्सक को बता करके उनके द्वारा जो परामर्श दिया जाए उसका अगर ये पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ये इससे छुटकारा पा सकते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान आपको मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए एक जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं उनका रुख यहाँ पर जरूर करना होगा। बिल्कुल, पंचकर्म की कई विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं हमारे दोनों ही विशेषज्ञों द्वारा। उन्हें और नजदीक से समझते हैं और करीब से समझते हैं, उसके लिए आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। प्रकृति के 5 महातत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु पर टिका आयुर्वेद हो। स्वस्थ जीवन जीने की प्रक्रिया एक औषधि विहीन चिकित्सा है। सभ्यता के विकास के साथ ही जीवन जीने के लिए लगातार प्रयासरत रहा मानव। इसके लिए उसने विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों को अपनाया, फिर चाहे वो निरोग रहने का नुस्खा योग हो, आयुष और वेद के मिश्रण से बना आयुर्वेद। इस वक्त दुनिया में कोविड-19 का डर फैला हुआ है। इस समय में अपने आप को बचाने के लिए हर व्यक्ति हर संभव प्रयास भी कर रहा है। घर से निकलते वक्त मास्क पहन रहा है, बार बार हाथों को धो रहा है और सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कर रहा है। बता दें कि कोविड-19 की बीमारी से सबसे ज्यादा खतरा उन्हीं लोगों को है जिनका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से जब वायरस उनके शरीर के अंदर जाता है तो उनका शरीर उससे लड़ नहीं पाता। आयुर्वेद की मदद से जो हमने यहाँ देखा है, तो 95 to 96% जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये प्रतिबंधात्मक उपचार किए, जो प्रिवेंटिव किट में से जो काढ़ा ले रहे हैं, सुबह शाम हर्बल टी ले रहे हैं, गिलोय की बटी, संशमनी बटी है वो ले रहे हैं जो हमारे इम्यूनिटी किट में है, या आंवले का च्यवनप्राश ले रहे हैं, हल्दी वाला दूध ले रहे हैं,
इनमें से कुछ भी चीज़ें वो लोग होलिस्टिकली ले रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, नींद अच्छी ले रही है, तो इन जो होलिस्टिक प्रोटोकॉल जो यूज़ कर रहे हैं, इनको हमने देखा है 99% लोगों को कोरोना नहीं होता। आयुर्वेद ने सदा जीवन शैली को बेहतर करने पर महत्व दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय में अगर हम बाहर का खाना, जंक फूड और बहुत ज्यादा तीखा खाना बंद कर दें और हरी सब्जियां जैसे धनिया, मेथी, पालक और सरसों का सेवन अधिक करें तो हमारे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत हो सकता है। तो अभी आपने रिपोर्ट के जरिए भी जान लिया कि कोरोना से जहां विश्व भर में लोग परेशान हैं, ऐसे में जो आयुर्वेद है वो बहुत ही अच्छा समाधान निकलकर सामने आया है। इससे लोग काफ़ी हद तक बच भी रहे हैं। जैसे कि रिपोर्ट में भी हमने जाना कि काढ़े का सेवन करते हैं, कुछ औषधियां हैं जिनका सेवन करते हैं, गिलोय है, इन सब का सेवन करके हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रख सकते हैं। बिल्कुल आयुर्वेद से हमें अब जुड़ना है, उसे समझना है, क्योंकि कई तरह की समस्याओं का समाधान हमें आयुर्वेद में भी मिलता है। अभी तक हम सिर्फ एलोपैथी पर विश्वास करते थे, अब हमें आयुर्वेद की तरफ भी रुझान अपना बढ़ाना है। बिल्कुल इसी के साथ हम भी बढ़ लेते हैं आगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। रुद्र जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। हाँ मैडम बोल रहे हैं, मेरा नाम रुद्र है जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल, मेरे जो कंधा है ना, आज से 10-15 दिन पहले से कंधा के साइड से दर्द उठता है, जो नस के द्वारा नीचे हथेली तक आ जाता है मैडम। जी, 10-15 दिन हो गए हैं और कंधे से हथेली तक जो है नसों में दर्द है, तो ऐसे में क्या हो सकता है कारण? इसमें एक एकांगवात है एक्चुअली में, जो गर्दन से नसें आती हैं, इसकी सप्लाई होती है पूरे हाथ में, तो कई बार कंधे के आसपास ये दर्द दो जगह से उठता है और वो रेडिएट होता है, तो लगता है जैसे कंधे पे है, पर गर्दन सर्वाइकल में भी हो सकता है। और इसके अलावा कई बार ये फ्रोजन शोल्डर, अब वाहुक बोलते हैं हम, जिसमें कि कंधा धीरे धीरे उसका मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी औषधियाँ हैं, इनका ठीक हो जाएगा। एक तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप कोई भी, जैसे महामास तेल है, आयुर्वेद में आता है, उसको आप कर्ण पूरण करें, यानी कानों में उसको डालें, दोनों कानों में, और रुई से बंद ना करें, थोड़ी देर रखें और अपने आप निकल जाएगा वो। इसके अलावा 3 से 4 बूंद का नस्य कर्म करें, जिससे सुबह सुबह खाली पेट ब्रश करने के बाद आप नस्य कर्म करें और उसके बाद जो भी गंदगी आती है उसे निकाल दें। उसके बाद गर्म करके उस तेल को सिर से लेके गर्दन, कंधे और पूरे हाथ में हल्के हाथ से उसकी मसाज करें और गर्म कपड़े से कंधे पे जहां ज्यादा दर्द है वहां सिकाई कर दें। इसके अलावा कुछ औषधियां हैं जो मैं बता देता हूं, जैसे कि एकांग वीर रस है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप, नवजीवन रस का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा दर्द है तो तुरंत आराम चाहिए तो बृहत्वात चिंतामणि रस करके एक गोल्ड मेडिसिन आती है, थोड़ी महंगी है पर ये तुरंत आपको रिजल्ट दे देगी। तो इस प्रकार से आप उपयोग करेंगे तो आप ठीक होंगे। और हल्का व्यायाम करें जिससे तकलीफ ना बढ़े, तकलीफ में आराम मिलेगा, तो आपकी ये तकलीफ ठीक हो जाएगी। और साथ में ही अपने आयुर्वेद विशेषज्ञ को दिखाएं, पंचकर्म भी करवाएं, ग्रीवावस्थी कराएं, पृष्ठ की सिकाई करवाएं, इससे भी आराम आ जाएगा। जी बिल्कुल, आइए बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ बिहार से जुड़ गए हैं, जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सिद्धि बाबू जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ बोल रहे मैडम। हेलो जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है, आप पूछिए अपना सवाल। हाँ, सवाल हमारा ये है डॉक्टर साहब से कि शिलाजीत, हाँ जी, हाँ शिलाजीत, आप अपने टीवी की आवाज कम करके हमसे सवाल पूछिए। शिलाजीत को किस रूप में लेना है? उसका एक लिक्विड जैसा आता है, अलकतरा जैसा लिक्विड आता है गाढ़ा, और गोली भी आती है, तो उसको गोली में ले। जी क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए ऐसा है कि एक तो अपनी इच्छा से नहीं लें,
उनके लिए अगर आवश्यकता है, अगर डॉक्टर ने उनको सलाह दी है कि आपको शिलाजीत लेने की आवश्यकता है, तो पहले तो तब प्रारंभ करें। और दूसरा, जैसा कि उन्होंने कहा कि 2 प्रकार का शिलाजीत है, एक थोड़ा सा लिक्विड रूप में रहता है और एक टेबलेट के फॉर्म में। तो टेबलेट के फॉर्म में तो बिल्कुल ईजी लेने लायक है कि आप टेबलेट लिए, उसके ऊपर से पानी पी लिया। जो लिक्विड रहता है उसको दूध के साथ भी लिया जा सकता है, तो शहद के साथ में, दूध के साथ में आप शिलाजीत को ले सकते हैं। और जैसे कि ये शीतकाल है, इस काल में शिलाजतु शरीर में रसायन का काम करता है, धातुओं की वृद्धि का काम करता है, तो इस ऋतु में शिलाजित प्रशस्त है। विशेषकर डायबिटीज के अगर रोगी हैं तो उनके लिए भी शिलाजित अच्छा है। तो किस रूप में, किस कारण से आप ले रहे हैं, तो उसके अनुसार उसका अनुपान बदल जाता है कि आप डायबिटीज के लिए लेना है या इन जनरल धातु वृद्धि के लिए लेना है या आपको और कोई तकलीफ है उसके लिए है। तो इस प्रकार से एक बार चिकित्सक से परामर्श कर लें और उस प्रकार से इसको प्रारंभ करें। हाँ, इसमें एक बात मैं जोड़ना ये चाहता हूँ, जैसे कोरोना का समय है, जुकाम खांसी, लोग इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं। शिलाजीत रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक क्षमता को बढ़ाने का भी एक औषध है। तो काढ़े के रूप में जो आप काढ़ा ले रहे हैं, एक काढ़ा मैं बता देता हूं जो कॉमनली आप ले सकते हैं, जिसमें कि अदरक या सौंठ, गिलोय, काली मिर्च और तुलसी, कभी कभी दालचीनी भी लोग डाल लेते हैं। इनको आप उबाल के जब ये चौथाई रह जाए, चौथाई रहने के बाद इसमें लगभग 1 ग्राम या कुछ उससे कम, यानी 3 से 4 ड्रॉप आप उसमें डाल के घोल के और सुबह सुबह खाली पेट पी लें। तो ये एक आपका रोग प्रतिरोधक के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ कोरोना या जुकाम खांसी इन सब पे भी बहुत अच्छा काम करता है। जी बिल्कुल। तो किस तरह से आपको सेवन करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके साथ हम बढ़ लेते हैं आगे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश से, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो। हाँ जी जी, क्या नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? हमारा सवाल कमर का है मैडम, ऑपरेशन हो रखा है 2 बार लेकिन ठीक नहीं, और दर्द रहता है पैरों में। पैरों में का ऑपरेशन हो रखा है जी। इनका एक्चुअली बेसिकली कमर का ऑपरेशन हुआ है इनको। हाँ, एक तकलीफ है जैसे कि L1 से लेके L5 तक, S1 तक, इसमें क्या होता है कि रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच हमारी नर्व्स या नसें जाती हैं जो दोनों पाँव में जाती हैं। तो ये गृदृषि बोलते हैं हम, अंग्रेजी में सियाटिका बोलते हैं। कभी कभी कमर के ऑपरेशंस इसको नर्व का करेक्शन करने के लिए करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। हम आयुर्वेद में इसको औषधियों के द्वारा काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका नर्व डैमेज नहीं हुआ है, कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट नहीं है बैकबोन में, तो हम इसे पंचकर्मा के द्वारा इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, जिसमें कि इसकी चिकित्सा करते हैं हम, जिसमें वमन नहीं विरेचन करेंगे और इसकी कमर की हम लोग एक औषधीय तेलों से सिकाई कराते हैं। वो सिकाई से आपको ठीक होगा, फिर आप कुछ रसायन औषधियों का सेवन करें तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे ये। जी इसमें आयुर्वेद में एक तो कटिबस्ती और दूसरा अग्निकर्म, ये 2 चीजें गर्दृष्टि में बताई गई है, पर ये घर पे नहीं कर सकते हैं। ये अगर चिकित्सक के पास जाएं और अगर ये प्रक्रिया कराएं तो इनको इसमें काफी कुछ अच्छा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। साथ ही हमारे, जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे दर्शक मेल भी करते हैं। एक मेल में यहाँ पर शामिल कर लेना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से मेल आया है डॉक्टर साहब शिराज कुरैशी जी का। ये लिखते हैं कि उनके पिताजी जो है लंबे अरसे से खेतीबाड़ी का कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें तो गले में और साथ ही बदन में काफी दर्द रहता है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, किस तरह से मतलब क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर खेत में काम करते हैं और जैसे कई बार पानी पिलाने का काम रात में भी रहता है खेती में, तो उसके कारण भी ठंड लगने से थ्रोट इन्फेक्शन होता रहता है। और थ्रोट इन्फेक्शन के कारण गले में ओरल कैविटी, डीप ओरल कैविटी, वहाँ पर पेन महसूस होता है। तो उसके लिए सबसे सामान्य उपाय अगर करना है तो दिन में 2-3 बार गर्म पानी पिए, पानी में थोड़ा सा नमक डाल करके गरारे करें, जिसको कवल गंडूश कहते हैं, और उसके साथ में अगर थोड़ा सा अणु तेल का नस लें, तो इस प्रकार से एक तो गले का दर्द और इससे छुटकारा पा सकते हैं। और उसके साथ में अगर शरीर में दर्द उनको है तो थोड़ा सा, जैसे कि अभी डॉक्टर यादव जी ने भी कई औषधियों के नाम बताए थे, और घर परिवार में भी अपने पास अश्वगंधा होती है, तो अश्वगंधा का अगर सेवन किया जाए तो अश्वगंधा बहुत अच्छी पेन किलर भी है और वात दोषों को भी दूर करती है। और वात के कारण जो भी व्याधियां होती, चाहे वो अर्थराइटिस हो, कमर का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, और भी कहीं शरीर में दर्द है, तो उस दर्द को दूर करती है। और उसको बिल्कुल नियमित रूप से दूध के साथ भी ये ले सकते हैं।
इसके साथ ये भी ध्यान रखिए। देखिए इसमें क्या है, कई चीजें हो सकती हैं क्योंकि खेती किसानी का काम जो है बहुत मेहनत का काम है। इसमें कई बार शरीर कमजोर हो जाता है और अन्य प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए टीबी का इन्फेक्शन हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसमें एक हरारत भरा हल्का बुखार रहता है, शरीर टूटता है, टॉन्सिल्स की दिक्कत हो जाती है गले में और लंग्स में इन्फेक्ट। ये हम कई बार कई महीनों तक हमें पता ही नहीं चलता और हम हल्का सर्दी जुकाम खांसी के रूप में लेते। सबसे पहले आप अपने चिकित्सक के पास जाइए, उनसे जांच करवाइए और जितनी भी चीज़ों की बीमारियों की शंका है उसको रूल आउट कर लीजिए कि ये सब नहीं है। उसके बाद अगर सामान्य रहता है तो फिर हमें चिकित्सा का वो रूप लेना चाहिए, जांच जरूर कराइए। जी बिल्कुल। तो शिराज जी, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको बता दिया है कि किस तरह की संभावनाएं यहाँ पर हो सकती हैं और आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, आयुर्वेद से उन्हें रूबरू करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। नमस्कार। तो बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे विशेषज्ञों ने जो भी आपको सलाहें दी हैं उससे आप ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं। जैसे पटना से सुमिता राय पूछती हैं कि पिछले 10 से 15 दिनों से उन्हें घबराहट होती है, चक्कर आने की शिकायत है, क्या कर सकती हैं। राजस्थान से राखी गहलोत ने लिखा है कि उन्हें अक्सर खाना खाने के बाद पेट में जलन होने लगती है, इलाज कराती हैं लेकिन जलन कम नहीं होती है। दोस्तों, हम बहुत ही जल्दी विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को रखेंगे और उनका समाधान लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना आपको कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टीवी के माध्यम से जरूर मिल जाएगी। आप हमें लगातार लिखते रहें और ईमेल करते रहें। इसके लिए आप सबसे पहले तो हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है swasthkisan@gmail.com, जिसके जरिए आप ईमेल्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब अगले सप्ताह होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, दूरदर्शन किसान देखते रहिए। नमस्कार।